मुझे ठीक ठीक मुझे ठीक ठीक वह पल याद है जब वह रसोई के दरवाजे पर दिखाई दी, हाथ में वह गर्भावस्था परीक्षण लिए हुए, मानो वह हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, होंठ थरथरा रहे थे एक दबे दबे मुस्कान में। हम गर्भवती हैं, उसने कहा, जैसे ये दो शब्द हमारे टूटते हुए रिश्ते को बचाने की अंतिम कोशिश हो। उस क्षण मेरे भीतर कुछ पिघल गया। पिछले कुछ महीनों की कठोरता, छुपी हुई लड़ाइयां, वह रातें जब वह बिस्तर पर मुझसे दूर मुड़ जाती थी, अचानक समाप्त हुए फोन कॉल्स, सब कुछ गायब हो गया। एक नए भविष्य की संभावना से मिटा दिया गया। वह मेरी बाहों में कूद गई और मैंने उसे पकड़ लिया, कमरे में उसे घुमाते हुए। हम दोनों हंसे और उस हंसी में मैंने विश्वास करना चाहा। मैं बेतहाशा विश्वास करना चाहता था। काश मैं जान पाता कि उस मुस्कान के पीछे क्या छुपा था। आने वाले हफ्ते भावनाओं का एक बवंडर बन गए। हर परीक्षण, हर अल्ट्रासाउंड एक समारोह जैसा था। मैं उसकी पेट की बढ़ती गोलाई को ऐसे देखता जैसे वह कोई निजी चमत्कार हो। घर छोटे छोटे कपड़ों से भर गया था। सोफे पर बच्चों के नामों की सूचियां बिखरी हुई थीं, भविष्य की एक आदर्श परिवार की झूठी तैयारियों के बीच। लेकिन भीतर कहीं कुछ कुतर रहा था। यह जलन नहीं थी, यह एक ठंडी आशंका थी, जैसे तूफान से पहले की हवा। कुछ सवाल उठते जिन्हें मैं खुद से दूर धकेल देता, अपने आप को समझाता कि यह सामान्य था। गर्भावस्था लोगों को बदल देती है, और वह बदल चुकी थी। उसके परफ्यूम की महक अब अलग थी। उसकी भूख बदल गई थी। वह जिस तरह मुझसे लिपटती थी, उसमें भी कोई अजनबियत थी, मानो उसका शरीर कोई ऐसा रहस्य छुपा रहा हो जिसे उसके शब्द बयां नहीं कर सकते थे। फिर भी मैं अंधी उम्मीद में आगे बढ़ता रहा। दरारें तब स्पष्ट होने लगीं जब वह अपना फोन मुझसे छुपाकर उठाने लगी। कभी वह जल्दी से कॉल खत्म कर देती, बहाना बनाते हुए कि यह ऑफिस का काम है। कभी कभी वह बेबी शॉपिंग के बहाने घंटों तक गायब रहती। मेरे सवाल मेरी जुबान तक आते आते रुक जाते। हर बार जब मैं कुछ पूछता तो वह मुझे ऐसे देखती जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। अब तुम्हें मुझ पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करना चाहिए, वह कहती। और मैं भरोसा करता था, मैं कोशिश करता था, भगवान जाने मैं कितना कोशिश करता था। फिर एक रात जब मैं बच्चे के कमरे में कपड़े मोड़ रहा था, मैंने एक जीन्स की जेब से एक खोई हुई चिट्ठी निकाली जो वह बिस्तर पर छोड़ गई थी। चिट्ठी छोटी थी लेकिन चुभने वाली। मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए तड़प रहा हूं। तुम हमेशा की तरह शानदार लगती हो। मेरा दिल थम गया। कौन इस तरह का संदेश एक विवाहित गर्भवती महिला को भेजता है? एक महिला जो कहती थी कि वह मुझसे प्यार करती है, जो कहती थी कि वह मेरे साथ एक जीवन बना रही है। लेकिन फिर भी मैं हिचकिचाया। शायद वह सिर्फ एक दोस्त था, शायद यह कोई गलतफहमी थी, शायद मैं ही पागल हो रहा था। कैसे उम्मीद हमें मूर्ख बनाती है। हमारे घर की दीवारों ने उन फुसफुसाहटों को सुन लिया था जिन्हें मैं सुनने से इनकार करता था। हमारे बीच एक छाया फैल रही थी जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता था। हर छूटे हुए स्पर्श, हर मजबूर किस, हर झूठी नजर में वह जगह बढ़ती जा रही थी। एक धुंधली रविवार सुबह जब वह बाथरूम में नहा रही थी, उसका फोन बेड साइड टेबल पर वाइब्रेट करने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। स्क्रीन पर एक अनजाना नाम चमक रहा था, लेकिन संदेश इतना साफ था कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारे और हमारे छोटे से चमत्कार के बारे में सोचता हूं। क्या वह मेरी आंखें लेगा? उस प्रहार ने मेरी सांस रोक दी। मेरा पूरा शरीर जम गया। मेरी उंगलियां कांपने लगीं, गले में एक घुटन का फंदा कसने लगा। शावर का पानी चलता रहा। बाथरूम से आती आवाजों के बीच मैं भूत की तरह कमरे से बाहर निकल गया। रसोई में जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गया, सिर को हाथों में दबाकर सोचों के भंवर में डूबा रहा। मैं जानता था, अंदर कहीं ना कहीं मैं हमेशा जानता था, जब वह नहाकर निकली, केवल एक तौलिए में लिपटी हुई, उसके शरीर से साबुन की ताजगी और सुबह की ठंडी हवा की महक मिलती थी। मैंने उसे देखा, एक अजनबी की तरह। वह मुस्कुराई, एक नकली खोखली मुस्कान, और चुपचाप मेरे पास से गुजर गई, इस बात से बेखबर कि मेरे भीतर क्या तूफान उठ रहा था। और मैं कायर कुछ नहीं बोला,
भाग्य एक धैर्यवान जल्लाद की तरह अब अंतिम प्रहार करने ही वाला था। उस दोपहर हमारा एक नियमित प्रसव पूर्व जांच अपॉइंटमेंट था। क्लिनिक की ओर जाते समय हमारे बीच का मौन इतना भारी था कि वह पूरी कार को भर रहा था। मैं आगे देखता रहा, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से पकड़े हुए, उस भविष्य के बोझ को महसूस करते हुए जो शायद अब मेरा नहीं था। जब डॉक्टर ने उसे लेटने के लिए कहा और अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर बच्चे की छवि दिखाई, तो मुझे वही खुशी महसूस करनी चाहिए थी जो पहले महसूस होती थी। मुझे भावनाओं से भरकर रोना चाहिए था, जैसे पहले अल्ट्रासाउंड में रोया था, लेकिन इसके बजाय मेरे भीतर एक असहनीय खालीपन बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर लापरवाही से एक टिप्पणी कर बैठे, रोचक। हमने जो आनुवांशिक जानकारी दी थी उसके हिसाब से बच्चे में कुछ असामान्य विशेषताएं दिखाई दे रही है, लेकिन यह सामान्य है। प्रकृति हमें चौंकाना पसंद करती है। मैंने भौहें चढ़ा दी। कौन सी विशेषताएं? मैंने पूछा, अपनी आवाज में जितनी कठोरता थी उससे ज्यादा कठोरता के साथ। डॉक्टर मुस्कुराए, मेरी बेचैनी को अनदेखा करते हुए, और बोले, बच्चे की आंखें बहुत हल्के हरे रंग की होंगी, लगभग पन्ना जैसी। यह दुर्लभ है, खासकर जब आप दोनों की आंखें गहरे भूरे रंग की हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी पत्नी की ओर देखा। वह मेरी नजरों का सामना नहीं कर पाई। क्लिनिक, जो अभी कुछ मिनट पहले तक उजला और शांत था, अब एक कांच की जेल बन गया था, जिसमें मैं अपनी जिंदगी को चुपचाप ढहते हुए देख रहा था। कार में लौटते समय वही मौन हमारे साथ था, लेकिन इस बार वह मौन अलग था। वह अब शब्दों से नहीं, आरोपों से भरा हुआ था, ऐसे सवालों से जिन्हें पूछने की जरूरत भी नहीं थी। जब हमने गैरेज में कार पार्क की, वह तुरंत बाहर नहीं निकली। वह वही बैठी रही, अपनी गोदी को घूरती रही, अपनी शर्ट के किनारे को घबराहट से मसलती रही। तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। फिर जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कुएं में छलांग लगाने का निर्णय लेता है, उसने कहा, अगर तुम पिछले कुछ महीनों में मेरे साथ इतने ठंडे नहीं होते तो शायद यह सब कभी नहीं होता। उसके शब्दों ने मुझे एक घूंसे की तरह मारा। ठंडा, मैं जिसने हर मूड स्विंग, हर दूरी को बर्दाश्त किया था, मैं जिसने उम्मीद का एक कमजोर धागा पकड़कर सब कुछ सहा था। वह अपनी छाती पर हाथ बांध कर खड़ी थी, रक्षात्मक मुद्रा में, जैसे वह पीड़ित हो। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, उसने कहा, आवाज में गुस्से से घुला हुआ एक रोना। मुझे किसी की जरूरत थी और ये हो गया। मैं हंसा, एक कड़वा टूटा हुआ हंसी जिसने मुझे खुद चौंका दिया। हो गया, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए दोहराया। तुम बस फिसलकर किसी और के बिस्तर में गिर गई। वह फट पड़ी। यह होना नहीं चाहिए था। मैं अकेली थी, तुमने मुझे देखा ही नहीं। बस काम, काम और फिर काम। और अब तुम खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसे देखा और मुझे एहसास हुआ कि कुछ अंदर मर गया था। यह सिर्फ प्यार नहीं था, यह विश्वास था, यह सम्मान था, यह वह सब कुछ था जो हमें हम बनाता था। वह मुझे दोष दे रही थी, वह मुझे तोड़ रही थी, और फिर भी वह चाहती थी कि मैं उसे समझूं। उस रात घर एक कब्रिस्तान बन गया। वह मेहमानों के कमरे में चली गई, या कम से कम यह दिखावा किया कि वह सो रही है। मैं पूरे घर में भटकता रहा, एक भटकती आत्मा की तरह जो कहीं चैन नहीं पा सकती। हर बातचीत, हर हंसी, हर चुप्पी को मैंने बार बार अपने दिमाग में दोहराया, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग। अब हर याद में जहर घुल गया था। मैं जानता था, मैं उसे सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने के लिए सामना करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि यह सब कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, किसके साथ शुरू हुआ। सच्चाई नजदीक थी, मुझे इसका एहसास था। पिछले कुछ हफ्तों में वह अपने सहकर्मी डैनियल के साथ नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गई थी। एक ऐसा आदमी जिसे मैं दूर से जानता था, जो बहुत ज्यादा मुस्कुराता था, जो बहुत ज्यादा परिचित था। डैनियल, उसका नाम मेरे सीने पर पत्थर की तरह भारी हो गया। मैंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया। ये डर से नहीं था, ये उस सच्चाई के डर से था जिसे मैं पहले से जानता था, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
मैंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने शुरू किए। रात भर तस्वीरें, टिप्पणियां, लाइक्स, संदिग्ध मैसेजेस, सब कुछ खोजता रहा। एक पुरानी पार्टी की फोटो में वह और डैनियल साथ बैठे थे, एक दूसरे की ओर झुके हुए। डैनियल की नजरें उस पर टिकी हुई थीं, दोस्ती जैसी नहीं बल्कि अधिकार जैसी। मेरा पेट मरोड़ गया। एक और तस्वीर में कैप्शन था, उन खास लोगों के लिए आभारी हूं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और एक छोटा सा दिल का इमोजी, सूक्ष्म लेकिन वहां था। मैं उबल रहा था। हर क्लिक, हर इमेज, हर कमेंट एक और चाकू बन गया। और फिर अंततः वह मिला जिसकी मुझे तलाश थी, एक निजी मैसेज डैनियल की ओर से। मैं हर दिन हम तीनों के बारे में सोचता हूं, तुम, मैं और वह छोटा सा चमत्कार जो हमारी जिंदगी बदल देगा। छोटा सा चमत्कार, वह बच्चा जिसे मैं अपना मानकर पालने को तैयार था। मेरे भीतर की दुनिया ढह गई। उसे सामना करना अब अपरिहार्य था और असंभव भी। कैसे किसी ऐसे इंसान का सामना किया जाए जिसने तुम्हारी आत्मा के हर कोने को नोच लिया हो, फिर भी खुद को निर्दोष समझता हो। अगली सुबह वह रसोई की मेज पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ में एक चाय का कप था। उसकी बढ़ती हुई पेट की गोलाई मेज के किनारे से हल्के से टकरा रही थी, एक विकृत सामान्यता का दृश्य। हमें बात करनी है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। उसने कप के किनारे से ऊपर देखा। उसकी आंखें भावहीन थीं। किस बारे में? उसने पूछा। उसकी आवाज इतनी संयमित थी कि मेरे भीतर एक नई जलन पैदा हो गई। डैनियल के बारे में, मैंने जवाब दिया। उसके हाथ कांप उठे। चाय की कुछ बूंदें मेज पर गिर गईं। उससे कोई लेना देना नहीं है, वह बड़बड़ाई। मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर वह संदेश खोला और उसकी ओर बढ़ा दिया। अब भी झूठ बोलोगी? मैंने पूछा। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उनमें आंसू थे, मगर अब मैं उन आंसुओं पर विश्वास नहीं कर सकता था। बस एक बार हुआ था, उसने कांपती आवाज में कहा। सिर्फ एक बार, और फिर मुझे पछतावा हुआ। लेकिन फिर मैंने पाया कि मैं गर्भवती थी और मुझे डर लगने लगा। डर कि मैं तुम्हें खो दूंगी, सब कुछ खो दूंगी, सब कुछ खो दूंगी। न कि मुझे, उस सुरक्षा को खोने का डर, उस छवि को, उस स्थिरता को जो मैं प्रदान करता था। तो तुमने सोचा कि मुझे मूर्ख बनाना बेहतर होगा, मैंने कहा, इतना तेज कि कुर्सी मेरे पीछे गिर गई। अब वह जोर जोर से रो रही थी। उसके आंसू रसोई में गूंज रहे थे, लेकिन मैं अब वह आदमी नहीं था जो उसे दिलासा देने के लिए दौड़ता। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने कहा, और फिर मुझ पर दोष मढ़ा। तुमने मुझे तबाह कर दिया। वह मेरे पास आई। हमारी बीच उसकी बढ़ती हुई बेट एक क्रूर यादगार की तरह थी, उस चीज की जो हमने खो दी थी। उस रात घर फिर से एक बंजर मैदान बन गया। वह गेस्ट रूम में चली गई, या फिर यह दिखावा किया कि वह सो रही है। मैं हर कमरे में चुपचाप भटकता रहा, उस अजीब सन्नाटे में जो केवल पूरी तरह टूटने के बाद आता है। हर बातचीत, हर छूटा हुआ संकेत अब एक नई शक की चिंगारी बन गया। हर हंसी अब एक ताना लगती थी, हर चुप्पी अब एक गूंगा कबूलनामा थी। मुझे सच्चाई जाननी थी, पूरा सच। अब सब कुछ साफ हो रहा था। डैनियल, हर बात उसी पर जाकर टिकती थी। अब मुझे उसे देखना था, सीधा उसकी आंखों में झांक कर। जैसे ही मैं जान पाऊंगा कि सच्चाई कितनी गहरी है, तभी मैं खुद को आजाद कर पाऊंगा। मैंने तय किया कि अब और नहीं, अब कोई डर नहीं। मैं उसके ऑफिस गया, जिस जगह पर वह और डैनियल अक्सर प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। कार से उतरते ही मैंने महसूस किया कि मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही हैं, पर मेरा कदम अडिग था। यह अब व्यक्तिगत नहीं था, यह आत्मा की लड़ाई थी। मैंने ऑफिस के दरवाजे खोले। वह वहां था, डैनियल, हंसता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारी नजरें मिली। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में फीकी पड़ गई। हमें बात करनी है, मैंने बिना किसी भूमिका के कहा। वह सहमा, धीरे धीरे खड़ा हुआ, जैसे अपने भाग्य का सामना करने के लिए मजबूर हो रहा हो। हम एक खाली मीटिंग रूम में चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया। कमरा हमारे बीच भयंकर तनाव से भर गया। तुम जानते हो मैं यहां क्यों हूं? मैंने कहा। डैनियल ने अपनी हथेलियां मलते हुए सिर झुका लिया। देखो यार, वही बड़बड़ाया,
मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब इस तरह होगा, कसम से। तो फिर स्वीकार करते हो? मेरी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। उसने गहरी सांस ली और फिर फुसफुसाया, हाँ, बस वही शब्द चाहिए थे मुझे। एक जंजीर टूट गई भीतर। ये एक गलती थी, उसने जल्दी से जोड़ दिया। हम नशे में थे, सिर्फ एक रात थी, कुछ मायने नहीं रखता था, कुछ मायने नहीं रखता था। मेरा टूटा हुआ सपना, मेरी तबाह हुई जिंदगी, वह बच्चा कुछ मायने नहीं रखता था। मेरी मुट्ठियां कस गईं, खून मेरे कानों में दौड़ने लगा, लेकिन मैं जानता था हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी जीत उसकी पिटाई में नहीं थी, मेरी जीत थी खुद को अलग करना, उस गंदगी से, उस झूठ से। अब से वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने कहा। एक निर्णयात्मक स्वर में डैनियल ने चौंक कर सिर उठाया। तुम उस बच्चे के पिता हो, तुम्हें उसका नाम देना होगा, तुम्हें वह करना होगा जो मैं करने जा रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं पहले ही मुड़ चुका था। पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुझे पहली बार हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरी छाती से कोई अदृश्य वजन हटा दिया हो। हाँ, मैं टूट गया था, लेकिन मैं अब मुक्त था। अंतिम भाग, निष्कर्ष। समय, कहते हैं, सबसे बड़ा मरहम है, लेकिन समय घावों को मिटाता नहीं, वह बस हमें उन्हें सहना सिखाता है, थोड़ा कम दर्द के साथ, थोड़ा कम चीख के साथ। हफ्ते बीत गए, फिर महीने, और हर गुजरते दिन के साथ मैं अपनी टूटी हुई आत्मा के बिखरे हुए टुकड़े बटोरने की कोशिश करता रहा। मैंने वह घर छोड़ दिया जहां हमने एक साथ सपने देखे थे। हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा हमारी पुरानी यादों का भूत बन गया था। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में चला गया, जहां सन्नाटा था, खालीपन था, लेकिन वहां झूठ नहीं था। रातें अब भी कठिन थीं। कई बार मैं नींद से चौंक कर उठ जाता, कानों में उस बच्चे की काल्पनिक आवाज गूंजती, मुझे पापा कहता हुआ। एक ऐसी जिंदगी का टुकड़ा जिसे मैं कभी अपना नहीं बना सकता था, लेकिन धीरे धीरे मैं फिर से जीना सीख रहा था। पहली बार बिना किसी नाटक के, बिना किसी धोखे के, सिर्फ अपने साथ, मैं पार्क में अकेला टहलने लगा। कॉफी की कड़वाहट अब बोझ नहीं लगती थी, बल्कि एक तरह की सच्चाई का स्वाद देती थी। कभी कभी किताबें पढ़ते पढ़ते मैं खुद को भूल जाता। ये सब छोटा था, साधारण था, लेकिन इसमें सुकून था। समाज ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, उसका सच छुप नहीं सका। हमारे साझा दोस्त, हमारे परिचित सब जान गए थे। वह जो कभी अपने आदर्श परिवार की छवि को लेकर गर्व करती थी, अब खुद की नजरों से भी नजरें चुराने लगी थी। डैनियल ने आखिरकार बच्चे को अपने नाम से स्वीकार कर लिया था। मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर देखी, तीनों साथ में, एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ। जिंदगी अजीब रास्ते दिखाती है, लेकिन प्यार सब कुछ जीत लेता है, उन्होंने कैप्शन में लिखा था। मैंने फोन को बंद कर दिया, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी दर्द के। कुछ भी अब मुझे जला नहीं सकता था जो पहले ही भस्म न हो चुका हो। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, वह मुझे सड़क पर मिल गई। उसकी गोद में बच्चा था, वह छोटा लड़का जिसकी आंखें पन्ने जैसी हरी थीं। इतनी मासूमियत, इतनी अनजान। हमारी निगाहें मिली, उसकी आंखों में थकान थी, पछतावा था, पर अब मेरा दिल उस बोझ से आजाद था। वह कुछ कहना चाहती थी शायद, लेकिन मैंने बस हल्की मुस्कान दी, एक थकी हुई लेकिन शांत मुस्कान, और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मुझे अब माफी की जरूरत नहीं थी, ना उसे माफ करने की, ना खुद को। मैंने अपना सबक सीख लिया था। कभी कभी जीतने का मतलब होता है छोड़ देना, कभी कभी ताकत चुप रहने में होती है, जवाब देने में नहीं। अब मैं जानता हूं, मुझे अधूरे वादे नहीं चाहिए, मुझे अधूरी वफादारी नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो पूरी तरह मेरी हो, चाहे वह अकेली क्यों ना हो, क्योंकि अकेलापन झूठ से बेहतर है। और किसी दिन शायद, जब वक्त सही होगा, मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो बिना छल के, बिना मुखौटे के मेरे साथ चलेगा। लेकिन तब तक मैं अकेला ही सही।